राज दीवान जी के मोबाइल से वीडियो अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर थोड़ी देर बाद दीवान जी के पास अंदर रूम में चला जाता है। अक्षत उस समय वॉशरूम से बाहर आ गए थे। दीवान जी ने उन्हें राज के यहाँ होने की बात पहले ही बता दी थी। वो अपने को राज के सामने इस वक्त काफ़ी नॉर्मल दिखा रहे थे। राज के अंदर आते ही अक्षत अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर कहते हैं, बात हुई बरस से राज। राज उनके पास बैठकर कहता है, अंकल भाई अभी घर आए हैं, अब लेट नाइट हॉस्पिटल जाएंगे। कल ऑपरेशन से पहले आपसे बात कराने को कहा है। मैं आपके नंबर पर रिपोर्ट और अंकल के डॉक्टर का नंबर सेंड कर देता हूँ। आज सुबह बात कर लीजिएगा, क्योंकि कल मेरा आना नहीं होगा। मुझे ड्यूटी के काम से कल नसीराबाद जाना है। अक्षत मुस्कुरा कर कहते हैं, कोई बात नहीं राज। भरत को बोलो बेफिक्र रहे। मैं खुद रिपोर्ट चेक कर एक बार नई दिल्ली के बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर हर्षवर्धन से बात कर रिपोर्ट पर उनसे भी डिस्कस करूँगा। और कोई काम हो तो बोलो। राज उठते हुए कहता है, नहीं अंकल, बस यही काम था। वैसे पापा भी कल हॉस्पिटल में रहेंगे भाई के साथ, तो आपकी बात हो जाएगी। दीनू अंकल, मम्मी पापा रास्ते में हैं, बस पहुंच रहे हैं। उनसे मिलकर जल्दी निकलूँगा। कुशल साथ है, ऊपर से नानी माँ अकेली हैं, तो घर जल्दी जाना पहुंचना पड़ेगा। दीवान जी अपने चिरपति अंदाज में कहते हैं, बिल्कुल बरखुरदार। राज बेटा तुम चलो, मैं अभी आया। राज कहता है, जी अंकल। इतना बोल जल्दी से वहाँ से निकल गया। राज के जाते ही दीवान जी अक्षत को देख गंभीर आवाज़ में कहते हैं, अक्कू एक बार फिर कह रहा हूँ, आज जो भी तूने सुरेखा जी और अपने बारे में मुझे बताया, भूल से भी अब इसका जिक्र किसी के सामने मत करना। हालांकि अंकी की सगाई अब दिशांत के साथ तय हो चुकी है, इसलिए अब उसकी एज का इशू मैटर नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा यार, सुरेखा के आगे भूल से भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि अंकी तुम्हारे जीवन में शादी से पहले ही आ गई थी। तू जानता है उनका नेचर यार। हालांकि अर्जुन जी ने मुझे बताया कि राजेंद्र जी केशव आरती की बेटी होने के बाद से अपनी पत्नी के साथ काफ़ी सख्त हो चुके हैं। लेकिन फिर भी यार, ये अतीत अब बाहर नहीं आए तो ही बेहतर है। दीवान जी उनकी तरफ देख गंभीर लहजे में कहते हैं, तुझे याद है नाको, गंगौर पर उन्होंने शीतल और रोशनी के लिए कितना गलत बोला था। रोशनी की निशु से बड़ी उम्र और शीतल की रात से दबे रंग को लेकर उन्होंने सभी के सामने हमारी बच्चियों का मजाक बनाया था। यदि इन्हें अंकिता के जन्म की सच्चाई पता चल गई तो बेशक करण के साथ अंकी का रिश्ता नहीं जुड़ा, उसके बावजूद ये हमारी अंकी को इस बात को लेकर जलील करने से बाज नहीं आएंगी। राजेंद्र जी का व्यवहार भले ही इनसे कठोर हो गया हो, लेकिन मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। इनका नेचर मुझसे छिपा नहीं है। रागनी की विदाई के जस्ट बाद ही इन्होंने कृष्णकांत जी से किसी बात को लेकर इतना तमाशा किया था कि उनकी तबीयत खराब हो गई। बच्ची की शादी की रस्में भी ढंग से पूरी नहीं हुई थी और जब आयशा को हमारी बच्ची को अकेले छोड़कर पूरी रात अपने पिता के साथ हॉस्पिटल में रुकना पड़ा था यार। रागिनी तो सरला भाभी की परवरिश थी। अक्कू जो चुपचाप सब सह गई, वरना कोई और लड़की होती तो पता नहीं क्या बवाल मचता। आज भी अपनी हरकतों से कहाँ बाज आती हैं। रागिनी को आज भी ये अभी तक उसकी माँ नहीं बनने पर बहुत ताने मारती हैं यार।
इनकी फितरत कभी नहीं बदल सकती, इसलिए तुझे चेता रहा हूँ। ये अंकी के उम्र को हमेशा टारगेट बताएंगी। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अक्षत लंबी सांस लेकर कहते हैं, दीनू तेरी बात अच्छे से समझ गया, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। दिशांत अंकी की सारी हकीकत से परिचित है। ऐसे तो मुझे दिशु की उम्र भी नहीं पता कि वो अंकी से छोटा है या बड़ा, लेकिन अब मेरे लिए उसकी भी उम्र कोई मायने नहीं रखती। दोनों ताउम्र साथ रहें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, खुश रहें, बस यही तमन्ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, एक बात और दीनू, यदि करण इस रिश्ते के लिए हाँ करता तो मेरा यकीन कर, मैं उससे और राजेंद्र जी से कोई सच्चाई नहीं छुपाता। सगाई से पहले उनके पूरे परिवार को सच्चाई बताता यार, क्योंकि एक बार झूठ बोलकर भुगत चुका हूँ। अपने बेटी के रिश्ते की बुनियाद झूठ की नींव पर नहीं उठा सकता था। राजेंद्र अक्षत दीवान जी की तरफ देख संजीदगी भरी आवाज़ में कहते हैं, दीनू बाबू जी की कंपनी में गौरी शंकर जी के साथ उनके दोस्त रमाकांत जी भी काम करते थे। उनसे सुना था कि हमारी शादी से पहले ही इनका विवाह हो गया था। मेरे मना करने के बाद गौरी शंकर जी ने सुरेखा की शादी राजेंद्र जी से 15 दिनों के भीतर कर दी थी। दोनों की माली हालत उस वक्त ठीक नहीं थी, तो सुना था बड़े ही साधारण तरीके से इनका विवाह हुआ था। और शायद केशव का जन्म भी साल भर के अंतर हो गया था। रमाकांत जी सुरेखा के परिवार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर बाबूजी को बताते थे। हमें तो शादी के बाद बाबूजी ने वापस यूएस भेज दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे यार कि समाज में उनके परिवार के दामन पर दाग लगे, उनके बेटे बहू पर लोग उंगली उठाएं, क्योंकि आशा की प्रेगनेंसी को उस वक्त 2 महीने हो चुके थे। इसलिए यूएस में अंकी का जन्म हुआ। बाबूजी ने यहाँ सभी रिश्तेदारों को ये कहा था कि बेबी प्रीमेच्योर है, इसलिए अभी उसका कोई फंक्शन नहीं करेंगे। जब अंकी साल भर की हुई तब उसका फर्स्ट बर्थडे जी के कहने पर हमने इंडिया में मनाया था। तब कंपनी के सारे एम्प्लॉय अपने परिवार के साथ अंकी की जन्मदिन पार्टी में शामिल हुए थे। इस वक्त रमाकांत जी के परिवार से मेरी और आशा की मुलाकात हुई थी। उन्होंने बातों बातों में आशा से सुरेखा का जिक्र किया था। उनकी पत्नी ने आशा को बताया था कि सुरेखा के 20 साल भर का बेटा है और दूसरा बेबी होने वाला है। इसका मतलब तीनों करण अंकिता से आई थिंक 2-2.5 साल छोटा होगा यार, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर अंकी का रिश्ता करण से जुड़ता तो, क्योंकि दोनों की जोड़ी देख कोई भी इनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। दोनों का परफेक्ट मैच था, लेकिन सुरेखा ने अपनी जिद और मेरे किए की सज़ा अंकी करण को दे दी। अक्षत हताश होकर कहते हैं, दीनू यार मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन सुरेखा करण की माँ है यार। अपने बच्चों की खुशी के लिए एक माँ अपने पुराने गिले शिकवे सब भूल जाती है यार। उनके दिल में अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर किसी के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन ये औरत मेरी समझ से बाहर है। अरे जो अपने बच्चों की सगी नहीं, वो मेरी अंकी को कैसे खुश रखती? इनके दोनों बच्चों में खानदान का असर है। बेशक उस वक्त कर्जे में थे राजेंद्र जी के पिता, लेकिन समाज में उनका रुतबा था। बिजनेस में उतार
चढ़ाव होते हैं, लेकिन आज राजेंद्र जी ने अपनी मेहनत से न अपने पिता का कर्ज उतारा, बल्कि उनके मान सम्मान, उनके कारोबार को बुलंदियों तक पहुंचाया है। गोयल खानदान के संस्कार, उनकी परवरिश ही आज मैं केशव करण में देखता हूँ, जबकि इनकी बेटी माँ से भी 4 कदम आगे है। कहते हैं ना, माँ की परछाई होती हैं बेटियाँ। तो पायल उसका जीता जीता जागता नमूना है। अच्छा, सोफे पर सर टीका आंखें बंद कर बेहद गमगीन स्वर में कहते हैं, दिनों मैंने अंकी के लिए सिर्फ करण को, उसकी सोच, उसके व्यक्तित्व, उसके आदर्श, उसके एजुकेशन, उसके नाम के पीछे लगे राजेंद्र जी व उसके सरनेम को देखा था यार, सुरेखा को नहीं। काश अंकी का रिश्ता करण से जुड़ा होता। एक बाप की दिली तमन्ना थी कि उसकी बेटी को उससे भी ज़्यादा मान सम्मान, प्यार देने वाला हमसफ़र मिले। करण गुणों की खान है तीनों। देशांत भले ही मेरी परवरिश है, पर हर बात में देशांत बेहतर है, लेकिन फिर भी मेरी पहली पसंद करण था। वो देशांत से कहीं बेहतरीन पार्टनर साबित होता अंकी के लिए, लेकिन मेरे अतीत के कारण सब कुछ बोलते हुए अक्षत बेहद भावुक हो गए। दीवान जी उन्हें इतना विचलित देख झट से अपने गले लगाकर शांत कराते हुए कहते हैं, अगो पेशेंस रख मेरे भाई। अक्षत उनसे लिपट कर नम स्वर में कहते हैं, दिनों कैसे पेशेंस रखूं यार, कल से आशा की कमी बहुत अखर रही है। हर मोड़ पर अंकी के सामने अपने को मजबूत रखा। आशा के जाने के बाद कभी उसके सामने अपनी आंखों में आंसू नहीं लाया। भले ही अकेले घंटों बैठकर उसकी तस्वीर लेकर छत के कोने में, अपनी बालकनी में, घर के हर कोने में अनगिनत आंसू बहाए, लेकिन अंकी को कभी एहसास नहीं कराया कि उसके सर पर माँ का हाथ नहीं। हर तरह से आशा की कमी पूरी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यार एक माँ की कमी अखर रही है। कल सगाई के बाद से उसकी आंखों में जो उदासी देखी है ना, वो यहाँ अपने दिल की तरफ इशारा करके यहाँ चुभ रही है मेरे यार। काश आज मेरे साथ उसकी माँ होती तो वो उसके कंधे पर सर रख अपना गम बांट सकती, उससे अपने दुख कह सकती तीनों। लेकिन अंकी की आंखें तो कल से खामोश हो गई हैं यार। मेरे सामने वो ज़रूर मुस्कुरा रही है, लेकिन बाप हूँ उसका, बचपन से उसे पाला है, उसे उसकी हर गतिविधि को अच्छे से जानता हूँ। वो नहीं बोल पा रही मेरे आगे, लेकिन मुझसे उसकी आंखों की उदासी छुपी नहीं है। अंकी के बारे में बात करते हुए अक्षत जी की आंखों से कुछ बूंदें छलक गईं। दीवान जी की गहरी आवाज़ में कहते हैं, जब ऐसी बात थी तो क्यों तूने मेरे लाख मना करने के बावजूद जल्दबाजी में ये सगाई करी? अरे जहाँ इतने साल रुकी वहाँ कुछ टाइम और रुकता यार। हम करण की हाँ का इंतज़ार करते। मैं आज भी दावे से कह सकता हूँ कि करण के दिल में बेशुमार मोहब्बत है अंकी के लिए। कल करण का सगाई में ना आना इस बात का सबूत है। वो उसे अपनी आंखों के से किसी और का होते नहीं देख सकता था, लेकिन तू समझ कर भी अनजान बना रहा मेरे दोस्त। मेरा मन कहता है को करण जब अंकी से दूर होता ना, तब उसे अपनी मोहब्बत से जुदा होने का एहसास होता, तो शायद वो अपने फैसले पर एक बार फिर मनन करता यार। मानता हूँ उसके लिए अपने माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं, लेकिन अक्कू हमने भी दुनिया देखी है यार। शादी के पवित्र बंधन में जुड़े बिना ना कोई रहा है आज तक, न शायद कोई रहेगा। हमारे ज़माने की बात अलग थी यार। माँ बाप ने लड़की लड़का देख लिया तो सब फाइनल, लेकिन
आजकल के बच्चे अपने बराबर का पढ़ा लिखा, समझदार, सुलझा हुआ, अपनी फैमिली को मान सम्मान देने वाला लाइफ पार्टनर चाहते हैं यार। और करण ने ये सारी खूबी हमारी अंकी में देखी है। ऊपर से अर्जुन जी रागनी थे आपको उसे एहसास दिलाने के लिए, क्योंकि एक टाइम पर उस भी जीवन साथी की कमी महसूस होती है यार। हर कोई अपना हंसता खेलता परिवार चाहता है। करण जरूर हाँ करता, लेकिन तूने जल्दबाजी कर दी अक्को। अच्छा जी, लंबी सांस लेकर कहते हैं, एक बार देव को खो चुका हूँ। हल्के से मुस्कुराते हुए, जब अंकी पैदा हुई थी तब से मेरी नज़र देव पर थी। बचपन में जब सारे बच्चे एक साथ खेलते थे तो आशा कई बार कहती कि हमें अंकी के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम देव को अपना दामाद बनाएंगे। तब से मेरे मन में भी ये लालसा जागृत हो गई थी। मैं अपना सब कुछ यूएस से वाइंड अप करके यहाँ अजमेर शिफ्ट ही इसलिए हुआ था कि तुझसे बच्चों के रिश्ते की बात करता। लेकिन जब सेजल के एडमिट के वक्त हॉस्पिटल में तुमसे मिला तब पता चला कि सेजल देव की मंगेतर है। उस वक्त मैं पहली बार टूटा था यार। लेकिन जब दोनों बच्चों को एक साथ खुश देखा, सेजल को करीब से जाना, तो मन को सुकून मिला, क्योंकि सेजल देव के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। संस्कारों की खान, सर्वगुण संपन्न, जिसे हर माता पिता अपने बेटे के लिए बहू के रूप में चुनता। मैं खुश था दोनों के लिए दिनों। लेकिन जब तूने और अनी ने करण का जिक्र किया और मैंने उसे पहली बार अपने हॉस्पिटल में आरती के साथ देखा, तो मुझे वो पहली नज़र में ही भा गया था यार। सच बताऊं दिनों, देव से भी ज़्यादा करण अंकी की जोड़ी बेस्ट लगी मुझे। करण की छवि मेरे हृदय में घर कर गई। लेकिन देख यार, यहाँ फिर एक बार मैं हार गया। इस बार मेरे अतीत का साया मेरी बेटी की सबसे बड़ी खुशी का रोड़ा बना। लड्डू अंकी की सगाई तो कर दी, लेकिन अभी भी भीतर एक डर समाया है। पता नहीं दिशांत के साथ मेरी उसका रिश्ता क्या मोड़ लेगा। बस अब यही प्रार्थना है ऊपर वाले से दिनों की, वो मेरी बच्ची को मेरे किए की सज़ा न दे, उसे वो हर खुशी दे जिससे वो आज तक मसरूफ़ है। हालांकि दिशांत के साथ गठबंधन होने से उसकी माँ की कमी तो पूरी नहीं होगी दिनों, लेकिन एक तसल्ली है मन में कि लड्डू अंकी का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखेगा। अब उसकी किस्मत में माँ का सुख नहीं तो क्या करूँ यार। जब दिन रात बस ये मन्नत मांगूंगा कि अगले जन्म में मेरी बेटी के जीवन में बेहद स्नेह लुटाने वाली माँ और सास दोनों की कमी पूरी कर दे। बस इससे ज़्यादा और कोई ख्वाहिश नहीं। अब ज़िंदगी से अकेले भागते भागते थक गया हूँ यार। बस बिना विघ्न के मेरी अंकी की शादी हो जाए तो सुकून से अपना सब कुछ बच्चों को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा अपनी आशा के पास। यार मेरी आशा वहाँ काफ़ी बरसों से अकेली है दिनों। बोलते हुए जहाँ अक्षत का गला रूंधने लगा, वहीं अक्षत को आज आशा को इस कदर याद करते हुए पहली बार देख दीवान जी की आंखें भी भर उठी। वो अक्षत को खींच अपने गले से लगाकर शिकायती लहजे में कहते हैं, अक्कू आज क्या तूने दीवान मित्तल को भी रुलाने की ठान ली है, जो कब से ऐसी बातें कर रहा है। बस कर अब तू, बहुत रुला दिया तूने। खुद भी कब से बेचैन हो रहा है और मुझे भी कर रहा है। चल अब बहुत याद कर लिया भाभी को। जब जाकर अंके लड्डू से मिल, मैं भी शेखर जी से मिल कर आता हूँ। फिर यहीं साथ में खाना खाएंगे। और हाँ, यदि आज तेरा घर जाने का कार्यक्रम नहीं है, मन उदास है, तो हम दोनों दोस्त आज रात एक साथ मित्तल मेंशन में रुकते हैं। जैसा भी
तेरा मन करे बता देना मुझे। यदि घर चलने का मूड हो तो बोल देना। फिर हम घर पर ही एक एक पैग लगाकर गर्मा गर्म डिनर करेंगे। काफ़ी दिन हो गए, वैसे भी कहाँ फुर्सत मिलती है तुझे। अक्षत हल्के से मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ यार, आज अकेले रहने का मूड नहीं। बच्चों से क्या बात करूं। ऐसा करता हूँ, एक राउंड लगा लूं। अंकी लड्डू को घर भेज दूं, फिर तेरे साथ आज घर ही चलूँगा। मैं बात करता हूँ अंकी से। यदि सब ठीक है तो देव सेजल को भी यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी अभी 8 बजे हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ। 9 बजे तक चलते हैं, घर पर ही डिनर करेंगे। ठीक है। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, ये हुई न बात। वो अक्षत के साथ नीचे आते हैं और उन्हें अंकिता के पास जाने का बोल खुद अपने ऑफिस बात करते हुए बाहर की ओर निकल जाते हैं। इधर राज दीवान जी से मिल भरत के सैला से बात कर रूम में आ गया था। सेजल, शीतल, देव तीनों अपनी बातों में मस्त थे। वहीं नन्ही कोसा अपने साथ लाई पजल सॉल्व करने में लगी हुई थी। इतने में ही कृष्णा जी के साथ खिलखिलाती वर्षा के साथ महेश्वरी फैमिली एंटर करती है। खिलखिलाने की आवाज़ सुन चारों ओर घूम पीछे देखते हैं। वर्षा कृष्णा को खिलखिलाते शरारत भरी आंखों से बात करते देख राज के चेहरे पर भी शैतानी छलकने लगी। वो अपने पास बैठी शीतल को चिढ़ाते हुए कहती है, वाह, क्या हंसी की खनक है वर्षा की। कसम से देव, मन तृप्त हो गया। इसकी हंसी देख देख तो हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है, बिल्कुल खिलता हुआ गुलाब। क्यों देव, सच कहा ना। राज के इतना बोलते ही शीतल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर राज को देखती है। वहीं शीतल का चेहरा देख देव भी राज की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, कसम से राज, गोरे गालों पर पड़ते वर्षा की डिंपल देख सौर की आंखें निकलती होंगी। माशाअल्लाह, सौर की किस्मत में ये नूर गजब का लिखा है। सीतू, आपके कान्हा ने। देव के मुंह से इस तरह का मजाक सुन शीतल उसकी तरफ घूम उसके माथे पर हाथ रखकर कहती है, जीजू, आपकी गुड्डा के आने की खुशी में कहीं बिना पिया नशा तो नहीं चढ़ रहा, या फिर कहीं अपने दोस्त का जूठा खाया आपने, जो आप भी इसकी भाषा बोल रहे हो। राज उसकी कमर पर अपनी अंगुलियां चलाकर उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहता है, मेरा जूठा उसे तो नहीं खिलाया, लेकिन आज पापा के स्टडी में तुम्हें हर एक ब्रांड जरूर टेस्ट करवाऊंगा, वो भी अपना जूठा। और उसके बाद अपने नशे को अपनी इन बाहों में लेकर प्रेम की गहराइयों में डूबूंगा। हनीमून तो एक बार फिर कैंसिल हो गया, लेकिन राज अपनी बीवी के लिए कुछ तो स्पेशल कर सकता हूँ। राज का सेडिक्टिव अंदाज देख जहाँ शीतल की सांसें थम गई, वहीं देव के चेहरे पर उसकी बातों से सौम्य सी मुस्कुराहट तैर गई। वो शीतल को देखते हुए कहता है, साली साहिबा, आपके सड़ू ने ऐसा क्या कह दिया जो आपकी पलकें एक जगह ही ठहर गई। शीतल हड़बड़ाते हुए कहती है, कुछ नहीं जीजू, आप दोनों की चहेती सैले जा गई, मिल लीजिए उससे जाकर। इतना बोल मुंह बनाकर जल्दी से जाकर शेखर जी के गले लग जाती है और उन्हें पकड़ मुस्कुराते हुए कहती है, बधाई हो नानू पापा। शेखर जी उसे अपनी बाहों में भर कर कहते हैं, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई मासी माँ। सुमन जी तो रूम में ही आते सेजल को अपने अंक में भरकर खूब आशीर्वाद देती हैं और देव को देख प्यार से कहती हैं, मुबारक हो बच्चे। देव उनके गले लगकर कहता है, आपको भी मम्मी। आफ्टर ऑल आप सबसे यंग नानी माँ बनेंगी। क्यों राज, सही कहा ना। राज भी सुमन के बगल में खड़े होकर शरारत से कहता है, आप कोर्स यार, सच मम्मा, आप और पापा को कोई
नहीं कह सकता कि आप नाना नानी बनने वाले हो। कृष्णा को देख सामने से आते दीवान जी को देख शरारत से कहता है, आंटी अंकल की बल्ले बल्ले है। दोनों समधन एकदम कम सिन नाजुक हौर से मिली हैं। निशु के ससुराल जाओ तो रूही आंटी, हमारे ससुराल में सुमन मम्मी, क्या किस्मत है अंकल की। देव यार, अब समझ आया कि अंकल के ज़माने का जोश क्यों ख़त्म नहीं होता। सच में किस्मत हो तो अंकल जैसी। राज की बात सुन जहाँ सुमन की नज़रें शर्म से झुक गई, वहीं सब खिलखिलाकर हंस पड़े। सुमन शर्माते हुए कहती हैं, आप दोनों भी ना। राज बेटा, हमें तो बख्श दीजिए। वर्षा है, उसके साथ शरारत कीजिए। राज के कुछ बोलने से पहले ही दीवान जी अंदर आकर शेखर जी से मिल सुमन को बधाई देकर अपने मूड में कहते हैं, राज बेटा, आपकी सासू जी जरा शर्मीली हैं। हमारे टक्कर की तो रूही जी हैं, बिल्कुल बिंदास। क्यों कृष्णा जी? कृष्णा हंसते हुए कहती हैं, सही कहा, दोनों एक जैसे हो। सुमन जी शर्माना छोड़कर इन्हें इनके अंदाज में ही जवाब दीजिए, तब आपके दोनों जमाई और समधी सुधरेंगे। बैठिए आप और सेजल से बात करिए। और हाँ, तुम दोनों अपनी सलेज से निपटो। सेजल के पास बैठी वर्षा मुंह बनाकर कहती है, आंटी देख लीजिए दोनों, जीजू का ध्यान मम्मा पर है। हमारी तो बधाई भी नहीं ली इन्होंने। देवराज एक साथ कहते हैं, अरे नाराज क्यों होती हो लेडी डॉन, आपको तो स्पेशल तरीके से बधाई देंगे। राज शरारत से कहता है, आंटी आप भी ना, इनसे हम कैसे निपट सकते हैं। ये डिपार्टमेंट तो डॉक्टर साहब का है। वैसे इन्हें कोई एतराज़ नहीं तो हम रेडी हैं। क्यों देव? देव मुस्कुरा कर कहता है, बिल्कुल मम्मा। बोलिए वर्षा जी, आर यू रेडी? वर्षा सकपकाते हुए कहती है, जीजू क्या है? वर्षा को यूं शर्माते देख राज कृष्णा की बगल में आकर उनके कंधे पर हाथ रख आंखों में शरारत लेकर कहता है, वर्षा हमारे यहाँ एक रिवाज और है। जब पहली बार बेबी के मामा मामी अपने नंदोईसा को बधाई देते हैं तो उन्हें होने वाले पापा और मौसा जी दोनों को पहली बधाई में एक साथ गले लगाना होता है। तो आ जाओ, हमारे गले लगकर अपनी रस्म पूरी करो। हम तो कब से इस रस्म के लिए तुम्हारा वेट कर रहे थे। क्यों देव? अब सौर नहीं है यहाँ तो उसके बदले तुम्हें 2 बार हमारे गले लगना होगा। सही कहा ना आंटी? राज के बोलते ही जहाँ सेजल सुमन शीतल मंद मंद मुस्कुराने लगी, वहीं वर्षा की सांसें मानो इस विचित्र रस्म को सुन अटक गई। वो सबके सामने दोनों के गले कैसे लगे, ये सोचकर ही वो नर्वस होने लगी। वो कृष्णा की तरफ देखकर कहती है, राज जीजू दोनों को एक साथ गले लगाना है। आंटी वो सौर रास्ते में है, जीजू उन्हें आने दीजिए। वर्षा की बात भी पूरी नहीं होती कि राज शीतल को देख अपनी आई बिंग करके कहता है, वर्षा सर को पता नहीं कितना टाइम लगेगा और मुझे निकलना है यार। नानी माँ अकेली हैं, मैं सिर्फ इस रस्म के लिए ही रुका था, वो भी आंटी के कहने से, वरना कब का निकल जाता। तुम्हें नहीं निभाई ये रस्म तो कोई बात नहीं। चलो सोना, हम निकलते हैं। राज की बात सुन वर्षा जल्दी से खड़े होकर सुमन के पास आकर कहती है, मम्मा ये रस्म। सुमन राजदेव की ओर देखते हुए जो उसे आंखों से हाँ करने का इल्तिजा करते थे। सुमन भी अपनी हंसी रोक कर कहती हैं, बेटा अब सेजल के ससुराल में गरी रस्म होती है तो हमें पूरा करना होगा। सुमन के इतना बोलते ही शीतल हैरान होकर एकदम से कहती है, मम्मा आप भी। उसके बाद भी पूरी नहीं होती कि राज एकदम से शीतल का हाथ पकड़ दबाते हुए उसे आंखों से चुप रहने का इशारा करता है। राज के हाथ पकड़ने से शीतल देव की ओर देखती है जो उसे
सामने देखने का इशारा करता है। जैसे ही शीतल सामने देखती है, इसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सौर कब से गेट पर खड़ा इस रस्म को सुनकर वर्षा की जो सिटी पिटी बन गई थी, उसमें देवराज का साथ देखकर उसे एंजॉय कर रहा था। शीतल बड़बड़ाती हुई कहती है, सबको अपने रंग में रंग लिया है हिटलर ने। भाई भी देखो कैसे मज़े ले रहे हैं अपनी बीवी के। बहुत पड़ी है ना इन्हें वर्षा को गले लगाने की। आज स्टडी का भूत चढ़ा है ना, घर जाकर इन्हें आज अच्छे से हम गले लगाएंगे। सड़ू कहेंगे। राज शीतल का बड़बड़ाना सुनकर कहता है, कर लेना अपने अरमान पूरा, सोना एम रेडी। एक बार तुम गले लगाना, एक बार मैं लगाऊंगा, देख लेना किसमें कितना जोश और जुनून है। इतना बोल फिर वर्षा को देखकर कहता है, इट्स ओके वर्षा, तुमसे नहीं होगा, चल यार देव निकलता हूँ। राज के इतना बोलते ही वर्षा शक पकाती हुई देवराज के पास आकर हिचकिचाते हुए कहती है, देव जीजू आपको पापा बनने की बहुत बहुत बधाई। और राज की आंखों में देख बड़ी अदा से कहती है, सर गेट पर क्यों खड़े हैं आप, आकर दोनों जीजू को हमारे बदले का भी गले लगाकर रस्म पूरी कीजिए। वर्षा के सर का नाम लेते ही राजदेव एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वर्षा इठलाती हुई कहती है, एसीपी साहब आपके सलेज वकील है। जैसे आपकी नज़रें पैनी हैं ना, वैसे ही हमारी भी धारदार तीखी नज़रें हैं। आपकी हर हरकत और इशारे पर भी नज़र थी मेरी। और मम्मी आप भी अपने जमाई के साथ मिल गए। आंटी इन्हें पापा बनकर अपने बेबी के साथ ससुराल आने दीजिए। इन दोनों जीजू से हम रस्में करवाएंगे। और इतना बोल शीतल को हाई फाई देकर खिलखिला उठी। राज उसके कान में धीरे से कहता है, वकील साहिबा हम तो आपको इतने हैंडसम जीजुओं से गले लगने का ऑफर दे रहे थे और आपने ठुकरा दिया। अरे एक बार आकर गले तो लगती, कसम से डॉक्टर साहब की बाहों को भूल जाती। वर्षा भी राज की बातों का जवाब उसके अंदाज में देते हुए कहती है, जीजू अभी तो यहाँ सब बड़े मौजूद हैं, कभी फुर्सत से आपकी विश पूरी करेंगे, तब बताइएगा हमें कि किस में अंदाए हैं, आपकी सोना रानी में या आपकी सलेज में। वर्षा की बात सुन राज की आंखें और मुंह फटा का फटा रह गया। वहीं देव उसकी फिरकी लेते हुए कहता है, बॉम्ब है, पूरी कहा था ना मत उलझ इससे, भूल गया वो गंगौर वाला कांड। राज वर्षा की बात सुन राज भी कहाँ कम पड़ने वाला था। उस शीतल के कंधे पर हाथ रख के फुल एटीट्यूड से कहता है, एक्सेप्ट योर चैलेंज वकील साहिबा, डन। जब आप चाहें वो भी आपकी बेटी के सामने आपकी तमन्ना पूरी करेंगे। वर्षा आंखें बड़ी करके कहती है, जीजू क्या है, मम्मा देखिए न जीजू को कितनी लेंग पुलिंग करते हैं हमारी। सुमन मुस्कुरा कर कहती हैं, तुम जानो और तुम्हारे दोनों जीजू। इतना बोल सेजल कृष्णा के बातों में लग गई। वहीं शेखर जी तो दीवान जी के आते ही सेजल से मिलकर बाहर कॉरिडोर में निकल गए। सौर्य सेजल से मिल देवराज के गले लग उन्हें बधाई देता है और वर्षा को देख प्यार से कहता है, वर्षा आओ यार, ये तुम्हारा हक है। वर्षा मुस्कुराते हुए कहती है, जी। सौर्य इतना बोल देव के गले लग भावुक स्वर में कहती है, जीजू आप में हम अपने बड़े भाई और जीजू दोनों की छवि देखते हैं। आपके गले लग ऐसा लगता है जैसे हमें हमारे बड़े भाई ने गले लगाया हो। बहुत बहुत खुश हैं आपके लिए। दी के साथ इस नए सफ़र को खूब एंजॉय करिएगा। देव उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं वर्षा। वर्षा की देव को कही बात राज को फील हो जाती है। वो शीतल को देख गहरी आवाज़ में कहता है, सोना चलें। वर्षा एकदम से राज का हाथ पकड़कर कहती है, जीजू आपके सलेज से गले तो मिल लीजिए। वो राज के पास
आकर नम स्वर में कहती है, जीजू, जैसे देव जीजू हमारे लिए बड़े भाई समान हैं, वैसे ही आप हमारे सबसे बड़े वेल विशेष, हमारे मेंटर, हमारे आदरणीय नंदोई जी हैं। जानते हैं आपकी नज़रों में हमारी क्या अहमियत है। मस्ती मजाक अलग बात है, ये हमारा और आपका हक है जीजू, लेकिन जानते हैं आप दोनों की ज़िंदगी में दी और सीतू की क्या अहमियत है। शीतल की तरफ देख मुंह बनाकर कहती है, और नौटंकी, मेरे जीजू को कुछ भी कहा ना तो देख लेना। राज वर्षा को गले लगाकर कहता है, बस यूं ही हंसते मुस्कुराती रहा करो। इतने दिन बाद अब जाकर पुरानी वर्षा मिली है हमें। और धीरे से वर्षा उस दिन के बाद से सब वर्षा धीरे से अपनी पलकें झपका कर कहती है, जी जी जीजू। सब आपस में थोड़ी देर हंसी मजाक करते हैं। सरला अनिकेत के फ़ोन आते ही राज शीतल कुशा को लेकर घर निकल जाता है।